Okay class, so starting the second lecture of progress by Sir John G. Irwin. You can see on page number 50. So Kore, I was saying this invention of mine will revolutionize warfare. मैं ये कह रहा था कि मेरी ये ईजाद जंग में इंकलाब बर्पा कर देगी. मिसेस मेल्डन, विल इट एबॉलिश वॉरफेयर? क्या ये जंग ख़त्म कर देगी? कोरे, एबॉलिश वॉर? माय डियर शार्लोट, डोंट बी चाइल्डिश. जंग ख़त्म कर देगी? मेरी प्यारी शार्लोट, बचपने जैसी बातें ना करो या बच्ची मत बनो. मिसेस मेल्डन कहती हैं, आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन दैट सब्जेक्ट. It seemed to me more important than anything else in the world, Henry. You don't realize how deeply women like me feel about this organized butchery of boys. Look at me. I had a husband and a son when the war began. I had neither when it was over. I am a most lonely woman, cruelly alone. मैं बहुत दिलचस्पी लेती हूँ इस मज़मून में, हेनरी. ये मुझे सबसे अहम लगता है किसी और चीज़ से दुनिया में. तुम नहीं जानते क्या सोचती हैं, कितनी गहराई से सोचती हैं मेरी तरह की औरतें इस बारे में. ये ऑर्गेनाइज्ड बुचरी ऑफ बॉयज़, वो जंग को कह रही हैं कि ये मुनज़्ज़म कसाई खाना है लड़कों का. मेरी तरफ देखो, मेरे पास एक शौहर था, मेरे पास एक बेटा था जब जंग अज़ीम अव्वल शुरू हुई, और जब जंग ख़त्म हुई मेरे पास दोनों में से कोई नहीं था. मैं एक बहुत अकेली औरत हूँ, ज़ालिमाना हद तक अकेली औरत हूँ. कोरे, a little annoyed by what seems to him sentimental harping on one string. थोड़ा सा तंग हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि अब वो सिर्फ उसकी सुई एक ही जगह पर जाकर अटक गई है. हार्पिंग ऑन वन स्ट्रिंग का मतलब होता है कि एक ही सुर में बजना, कि उसकी सुई एक ही जगह पर जाकर अटकी हुई है, वो अपने बेटे की बात किए जा रही है. आई नो ऑफ कोर्स दैट द वॉर हिट यू बैडली शार्लोट. व्हाट विथ एडी बीइंग किल्ड एंड टॉम टेकिंग हिज डेथ सो बैडली. मैं जानता हूँ यकीनन कि जंग ने तुम्हें बुरी तरह से मुतासर किया है शार्लोट. क्या हुआ अगर एडी कत्ल हो गया, एडी मारा गया और टॉम ने उसकी मौत को इतनी ज़्यादा फील किया, इतनी बुरी तरह से लिया कि टॉम को भी हार्ट अटैक हो गया और हार्ट अटैक की वजह से तुम्हारा शौहर भी चल बसा. मिसेस मेल्डन, टॉम डाइड ऑफ अ ब्रोकन हार्ट, हेनरी. दैट मे साउंड सेंटिमेंटल एंड अनसाइंटिफिक टू यू, बट इट्स ट्रू. आई समटाइम्स वंडर व्हाई आई वाज नॉट ग्रांटेड द मर्सी ऑफ डेथ, व्हाई आई शुड बी कंपेल्ड टू लिव ऑन अलोन. टॉम मरा था एक टूटे हुए दिल से, हेनरी. ये शायद तुम्हें थोड़ा जज्बाती और थोड़ा गैर साइंसी लगे, लेकिन यही सच है. मैं कभी कभार सोचती हूँ मुझे क्यों मौत के रहम से नहीं नवाजा किया, क्यों मुझे अकेले जीने पर मजबूर कर दिया गया. मेरा बेटा, मेरा शौहर चला गया तो मुझे क्यों ज़िंदा रहने पर मजबूर किया गया. कोरे, ओह कम कम शार्लोट, नो नो नॉट अलोन, यू आर हैप्पी एनफ विथ मी, आरंट यू योर ओनली ब्रदर. ओह आओ आओ शार्लोट, नहीं नहीं, अकेली कहाँ हो तुम खुश हो मेरे साथ, काफ़ी खुश हो. क्या तुम खुश नहीं हो? मैं तुम्हारा इकलौता भाई हूँ. मिसेस मेल्डन, यू आर नॉट अ वेरी गुड सब्स्टिट्यूट फॉर अ सन, हेनरी. कि तुम एक बेटे के बहुत अच्छे मुतबादिल नहीं हो, हेनरी. एक बेटा बेटा होता है तो भाई भी बेटे की कमी पूरी नहीं कर सकता. कोरे, वेल नो आई सपोज नॉट, बट स्टिल देयर इज नो नीड फॉर डिस्पेयर. लेट मी टेल यू अबाउट माई इन्वेंशन. ही पुट्स हिज कप डाउन एंड प्रिपेयर्स टू एक्सप्लेन. बहरहाल ठीक है, नहीं हूँ मैं मुतबादिल बेटे का, लेकिन फिर भी मायूस होने की क्या ज़रूरत है. मुझे तुम्हें अपने ईजाद के बारे में तो बताने दो कि मैं ईजाद क्या के लिए तो सुन लो मुझसे. क्योंकि इतनी देर से ईजाद के बारे में बताना चाह रहे हैं, लेकिन कोई ना कोई बीच में जो है वो पंगा आ जा रहा है. वो कप रखता है और शुरू करता है वजाहत करना. मिसेस मेल्डन कहती हैं, विल यू हैव सम मोर टी, हेनरी. हेनरी, क्या तुम थोड़ी और चाय पियोगे? कोरे, नो थैंक्स. Now Charlotte, when I say that the war ought to be revolutionized, I mean that it ought to be more expeditious. The war we have just had lasted for a ridiculous period, 5 years or nearly 5 years, perfectly preposterous. It ought not to have lasted more than 5 weeks. नहीं शुक्रिया. अब शार्लोट, जब मैं ये कहता हूँ कि जंग में इंकलाब बर्पा हो जाना चाहिए, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जंग को और एक्सपीडिशियस और तेज़ हो जाना चाहिए. जो जंग अभी ख़त्म हुई है, मतलब वर्ल्ड वॉर 1, वो एक रेडिकुलियस पीरियड, एक नामाकूल अरसे तक वो जारी रही. 5 साल या लगभग 5 साल जारी रही. परफेक्टली प्रीपोस्टेरियस, बिल्कुल समझ से बालातर बात है ये. इसको 5 हफ्ते से ज़्यादा नहीं चलना चाहिए था, जो जंग 5 साल तक चल गई, वर्ल्ड वॉर 1. मिसेस मेल्डन, हैव यू इन्वेंटेड अ मीन्स ऑफ रिस्ट्रिक्टिंग द ड्यूरेशन ऑफ वॉर. क्या तुमने कोई ऐसा तरीका ईजाद कर ले जिससे जंग के दौरानियों को कम किया जा सकता है? कोरे, वेल यस, आई थिंक यू माइट पुट इट लाइक दैट. What the combatants ought to aim at in war is to get the first blow in so hard that the other side immediately succumbs to it.
बहरहाल हाँ, मैं सोचता हूँ तुम उसको ऐसे ही समझो। कॉम्बैटेंट्स मतलब लड़ने वाले को क्या मकसद होता है लड़ने वालों का जंग में, कि पहला ही मुक्का, पहला ही ब्लो इतना ज़ोर से मारे कि अगला साइड, अपोजिट साइड सकम हो जाए, हार मान ले, शिकस्त खा जाए। एक ही मुक्का, पहले ही मुक्का इतने ज़ोर से मारो कि दूसरा अटैक ही ना कर सके आपको रिवर्स पलट के। मिसेस मेल्डन, आई सी, हाँ मैं समझ रही हूँ तुम क्या कह रहे हो। कोरे, दैट मीन्स दैट द वेपन्स ऑफ वॉर मस्ट बी मेड इमेजरेबली मोर हॉरेबल एंड डिवास्टेटिंग देन द नाउ वार। इसका तो कोरे कहता है, इसका मतलब ये हुआ कि जंग के हथियार को बेहद ज़्यादा और हौलनाक बनाना पड़ेगा, डिवास्टेटिंग, तबाहकुन बनाना पड़ेगा जितने आज हैं। कोरे, यस, ओ यस, सॉरी मिसेस मेल्डन कहती हैं, मोर हॉरेबल, इज़ दैट पॉसिबल? और ज़्यादा हौलनाक, क्या ये मुमकिन है? कोरे कहता है, यस, ओ यस, वी हैवंट येट रीच्ड द लिमिट्स ऑफ हॉरर्स इन वॉर, ओ डियर मी नो। हाँ ओ मेरी प्यारी, हाँ हम अब तक जंग में हौलनाकियों की हदों तक नहीं पहुँचे हैं, ओ मेरी प्यारी अब तक हम नहीं पहुँचे हैं। मिसेस मेल्डन कहती हैं, My son was 19, Henry, and he was killed in a fight of which he knew very little. That seemed to me a horrible thing. कि मेरा बेटा 19 साल का था हेनरी, और वो मारा गया एक ऐसे लड़ाई में जिसके बारे में वो ज़्यादा कुछ नहीं जानता था। मेरे लिए तो यही बहुत हौलनाक और हैबतनाक चीज़ है, हैबतनाक बात है। कोरे, oh a mother's feelings of course, but look at the matter from a broad point of view. Put your own feelings aside. oh एक माँ के एहसासात यकीनन, लेकिन ज़रा तुम इस मामले को वसी नुक्ते नज़र से देखो, अपने ख़ुद के एहसासात को ज़रा तुम एक साइड में रख दो, उसके बाद सोचो। मिसेस मेल्डन, आई कांट डू दैट हेनरी, द होल वॉर फॉर मी कम्स डाउन टू दिस वन थिंग, दैट माई सन, अ बॉय न्यू फ्रॉम स्कूल, वॉज टेकन अवे फ्रॉम मी जस्ट व्हेन हिज लाइफ वॉज बिगिनिंग टू ओपन आउट एंड किल्ड। आई एम नॉट अ क्लेवर वुमन हेनरी, आई कैन ओनली फील थिंग्स एज दे टच मी एंड माइन। Eddie was my only son, my darling, my heart's joy. I expected so much from him, and he is gone, and there's nothing. मैं ऐसा नहीं कर सकती हेनरी। पूरी जंग मेरे लिए ऐसी एक बात में आ जाती है कि मेरा बेटा जो स्कूल से निकला हुआ एक नया लड़का था, वो मुझसे छीन लिया गया जब उसकी ज़िंदगी शुरू होने वाली थी और मार दिया गया। मैं एक चालाक औरत नहीं हूँ हेनरी, मैं चीज़ों को वैसे ही महसूस कर सकती हूँ जैसे वो मुझे छूती हैं और वो जैसे मेरी हैं। एडी मेरा अकलौता बेटा था, मेरा प्यारा था, मेरे दिल की खुशी थी वो, मुझे बहुत उम्मीदें वाबस्ते थी उससे, लेकिन वो चला गया और अब कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, नथिंग नथिंग नथिंग। तो बड़ी अफसोस के साथ ये बात बता रही हैं। कोरे कहता है, बीइंग वेरी जेंटल विथ हर, बड़े नरमी के साथ कहता है, यस आई नो शार्लोट, बट यू रियली आउट नॉट टू ड्वेल टू मच ऑन योर सॉरो. It isn't good for you. You ought to take a broad point of view. Imagine yourself a statesman. हाँ मैं जानता हूँ शार्लोट, लेकिन तुम्हें उसके सोग में इतने गम में इतना ज़्यादा नहीं रहना चाहिए. ड्वेल मतलब रहना, सौरो मतलब गम, मतलब तुम्हें नहीं, और ऑट टू मतलब आउट नॉट टू नहीं चाहिए. तुम्हें नहीं चाहिए कि तुम इस गम में इतने ज़्यादा घुलती रहो, ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है. तुम्हें चाहिए कि तुम एक वसी नुक्ते नज़र से सोचो अपने आप को तुम एक स्टेट्समैन हो. स्टेट्समैन मतलब सियासतदान हो. मिसेस मेल्डन, इफ एडी हैड बीन a statesman, he wouldn't have gone to the war. He would have compelled some other person to go. अगर एडी भी एक सियासतदान होता ना तो वो कभी जंग में नहीं जाता, वो किसी और का मजबूर कर देता जंग में जाने के लिए. सियासतदान क्या करते हैं, खुद जंग में नहीं जाते हैं, दूसरे लोगों को जंग में भेजते हैं बॉर्डर में ताकि वो गोली खाएं. सियासतदान तो कुर्सी में बैठे होते हैं, मज़े ले रहे होते हैं. कोरे, ओ नाउ डोंट बी बिटर शार्लोट, डोंट बी बिटर. ओ अब कड़वी बातें ना करो शार्लोट, कड़वी बातें ना करो. मिसेस मेल्डन, माई डियर हेनरी, आई एम बियॉन्ड बीइंग बिटर. डू यू नो व्हाट आई डिस्कवर टुडे? मेरे प्यारे हेनरी, मैं कड़वी बात करने से और आगे की बात कर रही हूँ, उससे आगे की बात कर रही हूँ. तुम जानते हो आज मैंने क्या दरियाफ्त किया? कोरे कहता नहीं. मिसेस मेल्डन, यू नो आई हैव नेवर रियली नोन हाउ एडी डाइड. आई फाउंड इट टुडे. तुम जानते हो मैं पहले कभी नहीं जानती थी मेरा बेटा एडी कैसे मरा, आज मुझे पता लगा मेरा बेटा कैसे मरा. कोरे, आई विश यू वुडंट थिंक सो मच अबाउट इट. मेरी ख्वाहिश है तुम उसके बारे में इतना मत सोचो. मिसेस मेल्डन विद सडन पैशन, अचानक के जज्बात के साथ कहती हैं, आई मस्ट थिंक अबाउट इट, आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट. मैं लाजमी सोचती हूँ उसके बारे में, मैं इसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती. ये कांट हेल्प का स्ट्रक्चर लगा हुआ इंग्लिश लैंग्वेज का इसमें, ठीक है. जैसे ना कि आई कांट हेल्प टेकिंग टी, मैं चाय पिए बिना नहीं रह सकता. आई कांट हेल्प टीचिंग यू, मैं तुम्हें पढ़ाए बिना नहीं रह सकता. इस तरह आई कांट हेल्प थिंकिंग अबाउट इट.
मैं उसके बारे में सोचे बिना नहीं रह सकती। I met a young man in town today who had been in the same battalion as Eddie and he told me about it. मैं मिली एक जवान शख्स से टाउन में आज, जो उसी बटालियन में था जिस बटालियन में एडी था, और उसने मुझे बताया। बटालियन किसे कहते हैं? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स के ग्रुप कहीं पर हो तो उसको बटालियन कहा जाता है। Poor lad, it slipped out before he realized that I hadn't known before. Lad मतलब लड़का, बेचारा लड़का, उसकी ज़बान फिसल गई। बाद में उसको एहसास हुआ कि मैं अपने बेटे की मौत के बारे में नहीं जानती थी कि वो एक्चुअल में कैसे मरा। कोरे पीपल आउट टू टॉक सो मच अबाउट द वॉर, मच बेटर फॉरगेट अबाउट इट। लोगों को बात नहीं करनी चाहिए जंग के बारे में ज़्यादा, बात बेहतर होगा कि तुम उसको के भूल जाओ। मिसेस मेल्डन रिकवरिंग हरसेल्फ, अपने जज्बात पे काबू पाते हुए कहती हैं, यू रिमेंबर द CO of the battalion wrote to me and said that Eddie had been killed by a piece of shell and that he had been buried behind the line somewhere. CO मतलब कमांडिंग ऑफिसर। तुम्हें याद है बटालियन का कमांडिंग ऑफिसर जो था, उसने ये कमांडर जो होता है बटालियन का सरबराह होता है, बटालियन को लीड कर रहा होता है कमांडर फौज में जो होता है। तुम जानते हो कि जो कमांडिंग ऑफिसर था बटालियन का, उसने मुझे ख़त लिखा था कि एडी मारा गया है एक बम के गोले से, और ये कि उसको दफना दिया गया है सरहद के इधर उधर आसपास कहीं पर। कोरे हाँ मुझे याद है मिसेस मेल्डन। दैट कम्फर्टेड मी वेरी मच, इट मेड थिंग्स ईजियर टू थिंक दैट ही वॉजंट म्यूटिलेटेड, दैट इवन व्हेन ही वॉज किल्ड ही वॉज स्टिल माई डियर एंड ब्यूटीफुल बॉय, अ सोल्जर ब्यूरिड बाय सोल्जर्स इन अ सोल्जर्स ग्रेव, बट ही वॉजंट ब्यूरिड हेनरी। इससे मुझे तसल्ली मिली थी, इससे मुझे सोचना आसान हो गया था कि मेरे बेटे की लाश मस्ख नहीं हुई थी। म्यूटिलेटेड का मतलब होता है मस्ख हो जाना, ये लाश का ख़राब हो जाना। तो मेरे बेटे की लाश ख़राब नहीं होती। अगर लाश को पहचाना ना जा सके ना, मतलब उसकी लाश इतनी ख़राब हो जाए कि आप फ़र्क ना कर पाएँ कि ये लाश किसकी है, तो दिस वॉज कॉल्ड म्यूटिलेटेड। तो म्यूटिलेटेड के मतलब होता है लाश का ख़राब हो जाना, ठीक है। कि मेरा बेटा मरने के बावजूद, मर जाने के बावजूद वो अभी मेरा प्यारा और मेरा खूबसूरत बेटा था। कि मेरा बेटा एक सिपाही था जिसको सिपाहियों के साथ दफनाया गया इन अ सोल्जर्स ग्रेव, एक सिपाही के कब्र में, लेकिन उसको दफनाया नहीं गया था हेनरी। कोरे वॉजंट ब्यूरिड, दफनाया नहीं गया था मिसेस मेल्डन। नो, देयर वॉज नथिंग टू ब्यूरी, द शेल केम and there was nothing. They are silent for a moment or two. नहीं, दफनाने के लिए कुछ नहीं था, गोला आया और उसके बाद कुछ नहीं था, वो एक या दो लम्हे के लिए खामोश हो गए। Don't you think that this is horrible, Henry? There was no decency in his death. Oh my God, you tell me to take a broad point of view about my son? They had been in a little shallow trench, Eddie and his men, sitting there for 8 days and nights, waiting, and then a shell came right into the middle of a group of them and destroyed them, utterly destroyed them, 5 of them, nothing left. नहीं, दफनाने के लिए कुछ था ही नहीं, गोला आया और उसके बाद कुछ नहीं था। तो मुझे नहीं लगता है ये हॉरिबल है हेनरी। मेरे बेटे की मौत में कोई डिसेंसी नहीं थी, कोई सादगी नहीं थी। ओ मेरे खुदा, तो मुझे कहते हो कि मैं बड़ी सोच करूं अपने बेटे के बारे में, वसी नुक्ते नज़र से सोचूं। मेरे बेटा और वो लोग वो एक शैलो ट्रेंच में, मतलब एक कम गहरी खंदक में, ट्रेंच मतलब खंदक में मौजूद थे। एडी और उसके आदमी वहाँ बैठे हुए थे 8 दिन और 8 रातों से इंतज़ार कर रहे थे। उसके बाद एक गोला आया बिल्कुल उनके ग्रोह के बीच में और उनको तबाह कर दिया, बिल्कुल तबाह कर दिया। 5 लोग थे ट्रेंच में, कुछ भी नहीं बचा, मतलब उनके चिथड़े उड़ गए, है ना। नॉर्मली जब बम ब्लास्ट होता है तो लोगों के चिथड़े उड़ जाते हैं, तमाम बॉडीज़ मिक्स हो जाती है आपस में, हाथ किसका है, पाँव कितना है, किसका नाक किसकी है, कान किसकी है, कुछ समझ में नहीं आता। तो इस तरह से फिर बोरी में डाल के सबको एक साथ वो ना इज्तिमाई कब्र में डाल लेते हैं। She sits back in her chair and both of them are silent. Then the professor goes to his table, sits down before his papers and retorts. वो वापस बैठ जाती है अपनी चेयर में, दोनों खामोश हो जाते हैं। उसके बाद प्रोफेसर वापस अपने टेबल पर चले जाते हैं, अपने पेपर्स और अपने रिटॉर्ट के पास। मिसेस मेल्डन कहती हैं, व्हाट इज़ योर इन्वेंशन हेनरी? अब तुम्हारी ईजाद क्या है हेनरी? बोले, ओह आई थिंक वी शुड बेटर नॉट टॉक अबाउट इट, यू आर अपसेट, दैट चैप आउट नॉट टू हैव टोल्ड यू अबाउट एडी। चैप मतलब लड़का,
ओह मुझे लगता है हमें इसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, तुम परेशान हो, उस लड़के को तुम्हें नहीं बताना चाहिए था आईडी के बारे में, तभी तुम ज़्यादा परेशान हो गई हो। मिसेस मेल्डन, ही थॉट आई न्यू व्हाट इज़ योर इन्वेंशन। उसे लगा मैं जानती हूँ, तभी उसने मुझे बताया। तुम अपनी जात के बारे में तो बताओ। कोरे, आई विल टेल अनदर टाइम, बाद में बताऊँगा मैं। मिसेस मेल्डन, आई वुड लाइक टू नो नाउ समथिंग टू मेक वॉर मोर एक्सपीडिशियस टू एंड इट क्विकली। मैं अभी जानना चाहती हूँ कोई ऐसी चीज़ जो जंग को और तेज़ कर देता कि जंग जल्दी ख़त्म हो जाए, मुझे बताओ ऐसी क्या चीज़ है। कोरे, स्विंगिंग राउंड टू हर, सेंटर टेबल पे बैठा है ना तो उसकी तरफ घूमता है ना कभी कभार ऐसे ही, तो घूमते हुए जो है वो सेंटर टेबल में उसकी तरफ मुड़ता है। रियली शार्लोट, दिस इज़ द मोस्ट ह्यूमैनिटेरियन इन्वेंशन। आई डोंट बिलीव माइंड यू दैट वॉर्स विल एवर एंड। नो, वी आर ऑल टुगेदर टू पग्नेशियस, we human beings, so the only thing to do then is to make war so horrible that no nation will engage in unless absolutely driven to it. That's where I come in. I'm going to make war horrible, really horrible. अच्छा, एक पेपर में सवाल आता है कि why did प्रोफेसर हेनरी कोरे call his invention humanitarian, कि वो क्यों अपनी इजाद को ह्यूमैनिटेरियन इंसानी भलाई का इजाद कहते हैं। तो ह्यूमैनिटेरियन से मराद होता है इंसानी भलाई वाला, जो इंसानियत की भलाई के लिए बनाया गया। और पुग्नेशियस के मतलब होते हैं झगड़ालू, फसादी, खड्डेबाज, लड़ाई करने वाला। यकीनन शार्लोट ये एक बहुत ज़्यादा इंसानियत की भलाई वाली इजाद है। मुझे यकीन नहीं, तुम भी समझो ज़रा कि जंगें कभी ख़त्म होंगी नहीं। हम सब बहुत ज़्यादा पुग्नेशियंस हैं, हम सब बहुत ज़्यादा लड़ाकू हैं, झगड़ालू हैं हम इंसान। तो सिर्फ वाहिद काम जो हमें करना है वो ये कि जंग को हम इतनी ज़्यादा हैबतनाक बना दें कि कोई कौम इसमें मसरूफ़ ना हो सके, जब तक कि बिल्कुल मजबूर ना कर दे जाए उसे। और यही बात मैं कहने जा रहा हूँ, मैं जंग को और ज़्यादा हौलनाक बना रहा हूँ। वाकई मैं बहुत ज़्यादा हैबतनाक बनाने वाला हूँ जंग को मैं। मिसेस मेल्डन, यस, हाँ आगे बताओ। कोरे, I have got something here, Charlotte, the formula for a bomb that will make war not only stupendously horrible but will end it almost as quickly as it began. मेरे पास तुम्हें दिखाने के लिए कुछ है यहाँ पर शार्लोट, ये देखो एक बम का फार्मूला जो ना सिर्फ जंग को बहुत ज़्यादा हौलनाक बना देगा, इसके साथ जंग को बहुत तेज़ी के साथ ये ख़त्म भी कर देगा। मिसेस मेल्डन, ऑन दैट टेबल, उसमें इस पर, शी राइजेस एंड गोज़ टू हिम, उठती है, उस टेबल के पास चली जाती है। यस, आई हैव मेड टेस्ट एंड आई हैव वर्कड आउट द फार्मूला विथ मैथमेटिकल प्रिसीशन एंड आई हैव डिस्कवर्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस एंड एक्सप्लोजिव्स दैट विल ऑब्लिटरेट थाउजेंड्स एट वंस। हाँ, मैंने टेस्ट किए हैं और मैंने फार्मूले पर काम भी किया है हिसाबी तरीके से, और मैंने कुछ गैसों का और एक्सप्लोजिव्स का और धमाके खेज़ मवाद का एक कॉम्बिनेशन बनाया है जो हज़ारों को एक साथ मार देगा, ऑब्लिटरेट, तबाह कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। मिसेस मेल्डन, थाउजेंड्स, हज़ारों को एक साथ मार देगा। कोरे, यस। मिसेस मेल्डन, ऑब्लिटरेट देम जस्ट लाइक एडी, तबाह कर देगा बिल्कुल वैसे जैसे मेरा बेटा एडी तबाह हो गया था। कोरे, ओ माय डियर शार्लोट, यू रियली मस्ट नॉट बी सो मॉर्बिड, वी हैव गॉट टू डील विद द वर्ल्ड ऑफ फैक्ट। And if this country is going to maintain her position in the world, she will have to use every device she can employ to keep her there. I consider that I am performing a highly patriotic act in offering this discovery to my country. Now listen, by means of my formula, we can make a bomb, a big bomb, not one of those little footly things that Germans used to drop on London, but an enormous bomb full of corrosive gas, which will be dropped from powerful aeroplane or airship that has to be settled yet, but it's not really my job. Now when the next war breaks out, ओ मेरी प्यारे शार्लोट, तुम इतने ज़्यादा मॉर्बिड मतलब होता है दकियानूसी, इतने ज़्यादा दकियानूसी ख्याल तुम्हें नहीं रखने चाहिए। हमें हकीकत की दुनिया का सामना करना पड़ता है, और अगर इस मुल्क को, हमारे इंग्लिस्तान को, इंग्लैंड को अपनी पोजीशन बरकरार रखनी है इस दुनिया में, तो इसको हर उस डिवाइस को इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे हमारी पोजीशन बरकरार रहेगी, जिससे हम सुपर पावर रहेंगे दुनिया में। हर लगता है इंग्लैंड के साथ, बिकॉज वहाँ पर क्वीन का राज है। मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा एक हुब्बुल वतनी वाला काम कर रहा हूँ,
अपने मुल्क को ये ईजाद दे पेश करके। अब सुनो, इस फार्मूले की मदद से हम बना सकते हैं एक बॉम्ब, एक बड़ा बॉम्ब, वो छोटे छोटे बॉम्ब नहीं, वो छोटे छोटे फुटलिंग थिंग, वो छोटे छोटे मामूली चीज़ नहीं जो जर्मन गिराया करते थे लंदन में वर्ल्ड वॉर 1 में। लेकिन मैंने एक बहुत बड़ा बॉम्ब बनाया है जो झुलसा देने वाली गैसें से भरा हुआ है, जिसको गिराया जाएगा एक ताकतवर एरोप्लेन से या एयरशिप से। इसको तय किया जाना है, लेकिन ये मेरा काम नहीं है। अब जब अगली जंग ब्रेक्स आउट एक फ्रेजल वर्ब है, मतलब शुरू होगी, और जब अगली जंग शुरू होगी मिसेस बर्डन, द नेक्स्ट वॉर, अगली जंग, एक और भी जंग होगी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। कोरे, यस आई शुड से वी वुड हैव अनदर इन 20 or 30 years, wouldn't you? Not more than 50 anyhow. Well, when it comes, our ultimatum will consist of a number of airships or aeroplanes dropping these big bombs on the country with which we are at war, just the way the Japanese declared war on the Russians by blowing their ship into pieces. Only ours will be much more effective than that. The Japs only sank a few ships. We will utterly obliterate whole cities, perhaps a whole nation. हाँ, मैं कहना चाहता हूँ कि 20 या 30 सालों में एक नई और जंग होगी, बहुत ज़्यादा 50 साल लगेंगे, लेकिन जब भी जंग करीब आएगी, हमारा अल्टीमेटम मतलब लास्ट वार्निंग, हमारी लास्ट वार्निंग क्या होगी भाई? तो यह कि हम एक कुछ एयरशिप्स और एरोप्लेन भेजेंगे जो ये बड़े बड़े बॉम्ब गिराएंगे उस मुल्क में जिसके साथ हम जंग कर रहे होंगे। बिल्कुल जैसे जापानीज़ ने ऐलान किया था जंग का रशियन से, उनके कश्ती को टुकड़ों में तकसीम करके तबाह करके। सिर्फ हमारे जो होंगे ना, सिर्फ हमारे जो कह लो कि बॉम्ब होंगे वो ज़्यादा मौसर होंगे। जैप्स मतलब जापानीज़ ने सिर्फ कुछ कश्तियाँ डुबोई थी, हम पूरे शहर को उड़ा देंगे, पूरे कौम को उड़ा देंगे अपने बम से। तो वर्ल्ड वॉर 1 में भी जापान जो था ना, वो चूँकि वो उसने रशिया के शिप को उड़ाया था धमाके से, तब जाकर वो उसको जो है वो सेंट्रल पावर के साथ या एक्सिस पावर्स के साथ उसको वर्ल्ड वॉर 1 में जाने को मिला था। वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज़ ने क्या किया था, पर्ल हार्बर, अमेरिका ने जो पर्ल हार्बर की वो थी ना, अमेरिकन एक हार्बर थी पर्ल हार्बर, उसको उन्होंने ब्लास्ट कर दिया था, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर 2 में जापान की और अमेरिका की एंट्री हुई थी। चूँकि जो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 है ना, वो यूरोपियन नेशंस लड़ रहे थे। यूरोपियन नेशन समझते हैं मतलब यूरोपीय ममालिक, जबकि एशिया जो था वो एक एशियाई ममालिक था, वो जापान एक एशियाई ममालिक था। तो वो मान ना मान मैं तेरे मेहमान वाली बात थी। तो उसने क्या किया, आबैल मुझे मार वाली सिचुएशन अपना दी, उसने बम से उड़ा दिया दूसरे कंट्री की चीज़ों को, ताकि वो ऑटोमेटिकली जंग पे आ जाए। मिसाल के तौर पर पुलिस को जब तुम जाकर बोलेगे मुझे जेल में डाल दो, तो वो नहीं डालेगा, लेकिन ये पुलिस को उठा के खींच के थप्पड़ मार दो तो वो जेल में डाल देगा। मतलब आप किसी तरह से आप उनको जो है वो अनॉय कर दो, तो फिर उस सूरत में जंग कर लेंगे आपसे। मिसेस मर्लन कहती हैं, हाँ कोरे, व्हेन दिस बॉम्ब फॉल्स द एक्सप्लोजन विल डिवास्टेट अ वाइड ट्रैक्ट ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट इन विच इट फॉल्स एंड एट द सेम टाइम will release a powerful spreading gas without color of smell, which will spread over a wide area and poison every person who will see it. They won't know that they have inhaled it until they see their bodies rotting, and nothing will save them then. With a single bomb, we could wipe out the population of a city as big as Manchester. Single bomb Charlotte. जब ये बम गिरेगा तो उसके धमाके से एक बहुत बड़ा इलाका तबाह हो जाएगा। उसी लम्हे इसके अंदर से निकलेगी एक ताकतवर फैलने वाली गैस, जिसका ना कोई रंग होगा ना कोई बू होगी, बहुत बड़े एरिया में फैल जाएगी ये, और जहर में मुब्तला कर देगी हर उस शख्स को जो सूंघ लेगा इसको। वो नहीं जानेंगे कि उन्होंने उसको इनहेल कर दिया है, सांस के साथ अंदर ले लिया है, जब तक कि वो देखेंगे अपने बॉडीज़ को रॉटिंग, गलता हुआ सड़ता हुआ। मतलब जब कोई इस गैस को सूंघ लेगा तो सूंघने से क्या होगा कि उसके बॉडी के, इंसान के बॉडी में जो गोश्त है वो गल के गिरना शुरू हो जाएगा। इतना डेंजरस वीपन है कॉरीज बॉम्ब जिसको हम कह रहे हैं। लेकिन ये हाइपोथेटिकल बॉम्ब है, चूँकि प्ले के अंदर जैसे एक फेक स्टोरी है, फिक्शन है जो हम पढ़ रहे हैं, और कोई भी चीज़ उसको फिर नहीं बचा सकेगा। एक अकेले बॉम्ब से हम मैनचेस्टर जितने बड़े शहर को उड़ा सकते हैं, अकेले बॉम्ब से शार्लोट, मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक शहर है, उतना बड़ा हम एक शहर एक बम से उड़ा सकते हैं। मिसेस मर्लन, बट दैट वुड मीन एवरीबडी, मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन। लेकिन इसका मतलब तो सब मर जाएंगे, मर्द, औरतें, बच्चे सब मर जाएंगे। कोरे, oh yes, after all nowadays there is no logical distinction between a civilian and a soldier. What's the difference between the girl who makes munitions and the man who uses them in the trenches? You know, Charlotte,
It is a terrific thought to think that I can sit here at this table with a formula written on those sheets of paper, which will enable a few men to go up into the air and wipe out a whole city. And I am the only man in the world who knows how to do it. Oh हाँ, आजकल कोई अकली फ़र्क मौजूद नहीं है, लॉजिकल डिस्टिंक्शन, कोई अकली फ़र्क मौजूद नहीं है एक शहरी में और एक सिपाही में। बताओ क्या फ़र्क है उस लड़की में जो म्यूनिशंस मतलब गोला बारूद बना रही है, उस मर्द के लिए जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं खंदक में, जो दोनों कसूरवार है। अगर मर्द बम चला रहा है या गोलियां चला रहे तो उसको गोली बनाकर देने वाली तो ख़वातीन है ना, जो इंडस्ट्रीज़ में वर्क कर रही हैं। क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सारे मर्द चले गए थे जंगों में, और औरतें जो थीं या तो वो खाना पकाया करती थी फ़ौजियों के लिए या उनके लिए गोले बारूद वगैरह की कंपनी में काम किया करती थी। तो देखा जाए तो दोनों ही मुलव्विस है जंग के अंदर। तुम जानती हो शार्लोट, ये एक बेहतरीन ख्याल है कि मैं सोचता हूँ यहाँ पर मैं बैठा हूँ इस टेबल पर और इन कागज़ के टुकड़ों पर एक ऐसा फार्मूला लिखा है जैसे कुछ लोग हवा में ऊपर जाएंगे और एक बम गिराकर पूरे शहर का सत्यानाश कर देंगे, और दुनिया का वाहिद बंदा मैं हूँ जो जानता हूँ ये कैसे करना है। मतलब पहला बॉम्ब उसने बनाया ना, जो ख़तरनाक बॉम्ब है जो पूरे शहर को उड़ा देगा। मिसेस मर्लिन, आरंट देयर मैन लाइक यू इन अदर कंट्रीज यूजिंग देयर ब्रेन्स फॉर द सेम पर्पस? क्या दूसरे ममालिक में तुम्हारी तरह के लोग नहीं होंगे जो अपने दिमाग को इसी काम के लिए इस्तेमाल कर रहे होंगे? कोरी, यस, बट आई डोंट इमेजिन एनीवन विल डिस्कवर सो पावरफुल अ वेपन एज दिस. If I had made this discovery in 1914, the war would have been over before the end of that year, and there probably wouldn't be any Germans left now. They would be an extinct race. हाँ, लेकिन मैं नहीं सोचता कि कोई इतना ज़्यादा ताकतवर हथियार बना सकता है जितना कि ये मेरा है। और अगर मैंने ये दरियाफ्त 1914 में कर ली होती ना, मतलब जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुई थी, तो जंग उस साल के अख्ताम में ख़त्म, उससे पहले ख़त्म हो चुकी होती, और शायद कोई भी जर्मन दुनिया में बाकी नहीं बचता। तो ये जर्मन से जेलसी शो कर रहे हैं, चूँकि इंग्लैंड ने जर्मनी के ख़िलाफ़ लड़ाई की थी वर्ल्ड वॉर 1 में। कहते हैं दुनिया में एक भी जर्मन बाकी नहीं बचता अगर ये ईजाद में 1914 में कर ली होती। दे वुड बी एन एक्सटिंक्ट रेस, एक्सटिंक्ट मादूम रेस, नस्ल, वो एक नापैद नस्ल बन जाते हैं, उनकी नस्ल दुनिया से मिटा देता मैं जब जर्मन्स के अगर ये ईजाद में पहले कर लेता। मिसेस मर्लिन, परहैप्स एन एनिमी ऑफ दिस कंट्री माइट मेक अ सिमिलर डिस्कवरी हैंडी एंड यूज इट ऑन अस। ऐसा भी तो हो सकता है हेनरी, हमारे मुल्क का कोई दुश्मन ऐसे ही एक ईजाद करके हमारे ऊपर ही इस्तेमाल कर ले। कोरे, we will have to take the risk of that. Anyhow, my discovery will be available to our people, and if a war does come along, we have only got to get our bomb dropped on them before they get their dropped on us, and the trick's done. हमें इसका रिस्क लेना होगा, जो भी हो मेरी ये ईजाद अवेलेबल होगी, दस्तयाब होगी मेरे लोगों के लिए, और अगर कोई जंग आएगी हमें क्या करना है, उनसे पहले अपना बम गिरा देना है और काम बन जाएगा, ट्रिक्स डन, काम हो जाएगा। कोरे, मिसेस मर्लिन, I suppose it was someone like you who invented the kind of the shell that destroyed Eddie, that obliterated them. मुझे लगता है तुम्हारी तरह का कोई आदमी होगा जिसने वो बम बनाया था जिससे एडी तबाह हो गया, जिससे एडी मर गया, नेस्तनाबूद हो गया। कोरे, राइजिंग एंड पैटिंग हर ऑन द शोल्डर, उठता है अपनी बहन के जो है वो शोल्डर उस पर थपकी देता है। Now, don't go back to that subject, Charlotte. Come over here by the fire and try to take a more cheerful view of life. अब वापस मत जाना उस मौजू पर शार्लोट, इधर आओ ज़रा, इस आग के सामने आओ और खुशी के साथ देखो ज़िंदगी को। Mr. Madden, cheerful you, my dear Henry. I sometimes wonder whether, in spite of your cleverness, you aren't really the stupidest man on the earth. खुशी से सोचूं मेरे प्यारे हेनरी, कभी कभार मैं सोचती हूँ वेदर आया कि इन स्पाइट ऑफ, बावजूद तुम्हारी तमाम क्लेवरनेस के चालाकियों के, क्या तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान नहीं हो? ठीक है, मतलब क्या तुम दुनिया के सबसे बेवकूफ़ तरीन इंसान नहीं हो? कोरे, ओ कम, ओ इधर आओ। मिसेस मर्लिन, आई एम नॉट क्लेवर, इट सीम्स ऑड दैट आई शुड बी योर सिस्टर, अ क्वाइट ऑर्डिनरी कॉमन प्लेस वुमेन विद नथिंग इन माई लाइफ बट माई लव फॉर माई हस्बैंड एंड माई सन. But when I hear you telling me to take a broad statesman-like view of my son being blown to pieces, I begin to think that you are a fool, Henry, just a dull, unimaginative, bloodless fool. And when you ask me to rejoice because you have invented a bomb that will destroy a whole city in a few minutes, I think you are mad.
wickedly, horribly mad. मैं चालाक नहीं हूँ, ये ऑड लगता है, अजीब लगता है कि मुझे तुम्हारी बहन होना चाहिए। मैं बिल्कुल एक ऑर्डिनरी, मामूली, कॉमन प्लेस घरेलू खातून हूँ। ज़िंदगी में मेरे कुछ नहीं, सिर्फ मोहब्बत है मेरे शौहर के लिए, मेरे बेटे के लिए। और जब मैं सुनती हूँ कि तुम मुझसे कहते हो कि मैं एक सियासतदान की तरह सोचूं अपने बेटे के बारे में जिसको धमाके से उड़ा के टुकड़े टुकड़े में तकसीम कर दिया गया, तो मैं सोचती हूँ, तो मैं सोचना शुरू कर देती हूँ तुम हो एक बेवकूफ़ हेनरी, बिल्कुल एक डल, फजूल, अनइमेजिनेटिव, बिना किसी तखय्युल के ब्लडलेस फूल। ब्लडलेस फूल से मुराद कि रिश्तों की कदर ना हो, तुम ऐसे बेवकूफ़ हो हेनरी। और जब तुम मुझसे कहते हो कि तुम खुश हो जाओ, मैं खुश हो जाऊँ, क्योंकि रिजॉइस मतलब खुश होना, कि मैं खुश हो जाऊँ क्योंकि तुमने एक ऐसा बॉम्ब ईजाद किया है जो पूरे शहर को उड़ा देगा कुछ मिनट में। तो मैं सोचती हूँ तुम हो पागल, बदमाश और हौलनाक हद तक पागल इंसान हो तुम। और मुझसे कहते हो मैं खुश हूँ कि तुमने बम बनाया, वो बम जिससे मेरे बेटे जैसे और बेटे तबाह हो जाए। मतलब मिसेस मेल्टन काफ़ी ज़्यादा इस तरह से एक वॉर हिटर है, जंग से नफरत करती हैं, जंगों को पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि उनका बेटा जंग में मारा गया। जबकि हेनरी कोर एक इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है जिसने एक ऐसा बॉम्ब बनाया जिसको जंगों में इस्तेमाल किया जा सकेगा। कोरे, माई डियर शार्लोट, मेरी प्यारी शार्लोट, मिसेस मेल्टन, वन मोमेंट हेनरी, आई वॉन्ट टू ट्राई एंड रियलाइज माई पॉइंट ऑफ व्यू, द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी वुमन विदाउट एनी प्रिटेंशन। थिंक ऑफ एडी एज आई थिंक ऑफ हिम। एक लम्हे हेनरी, अब मैं चाहती हूँ कि तुम कोशिश करो और समझो मेरे नुक्ते नज़र को, समझो ज़रा एक आम औरत के नुक्ते नज़र को, विदाउट एनी प्रिटेंशन, बिना किसी बहाने के। एडी के बारे में अब तुम वैसा सोचो जैसे मैं सोचती हूँ। एडी कौन है? ये मिसेस मेल्टन का जो बेटा है 19 साल का, जो वफात हो गया। कोरे, दिस इज़न्ट गुड फॉर यू, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मिसेस मेल्टन, oh yes it is, I go back now to the very beginning and I think of Tom and me, very young and foolish I suppose, but very happy too, Henry, and our pure pleasure and fright when we knew that Eddie was coming. And I think too of myself sometimes at night, awake with Tom lying asleep beside me, and now I thought about that little child I was going to bear him, and how I loved it and loved him for being its father, and how sure I was that it would be a boy. I was frightened too sometimes because I thought I might die and never know my son, who would grow up and have no knowledge of me. And then he was born, such a dear little clutching child, so terribly dependent on me. Tom was very pleased and proud, but never so pleased and proud as I was. We both watched him grow. You know how handsome he was? Mrs. Madden, oh हाँ ये है, मैं जाती हूँ बिल्कुल शुरुआत में। मैं सोचती हूँ टॉम और मैं, हम बहुत जवान थे, बहुत बेवकूफ़ थे, लेकिन हम बहुत खुश थे। और हमारी अजीब क्वीर प्लेजर, हमारी अजीब सी खुशी और डर जब हमें पता लगा कि एडी दुनिया में आने वाला था। और मैं सोचती थी कभी कभार रात में जाग कर, टॉम मेरे साथ पहलू में लेटा होता था, सोया होता था, और मैं कैसे सोचती थी कि मैं उस बेटे को, मैं उस छोटे बच्चे को पैदा करने वाली थी, और कितना मैं मोहब्बत करती थी उससे, उस बच्चे से और अपने शौहर से, चूँकि वो उसका फादर था। और कितना यकीन था मुझे कि वो एक लड़का होगा, मेरा बेटा या मेरा जो बच्चा होगा वो एक लड़का होगा। मैं डर जाती थी कभी कभार, चूँकि मैं सोचती थी कि शायद मैं मर जाऊँ और मेरा बेटा कभी जान ना पाए मेरे बारे में, जो बड़ा होगा और उसको मेरे बारे में इल्म नहीं होगा। उसके बाद मेरा बेटा पैदा हुआ, कितना प्यारा, छोटा, क्लचिंग, दिल लुभाने वाला बच्चा था, टेरिबली डिपेंडेंट ऑन मी, पूरी तरह से मुझ पर इन्हिसार करता था। टॉम भी बहुत खुश था और बाइस फ़ख्र था, लेकिन इतना खुश नहीं था जितना खुश मैं थी। हमने उसको बढ़ते हुए देखा, अपने बेटे को, एडी को। तुम जानते हो कितना प्यारा बेटा था मेरा। कोरे, यस ही वाज अ गुड लुकिंग लैड। कोरे कहता, हाँ वो एक अच्छा दिखने वाला लड़का था। मिसेस मेल्टन, एंड वी मेड प्लान्स फॉर हिम, ही वाज टू बी ग्रेट एंड लाइक पीपल डिड लाइक हिम, इवन यू लाइक्ड हिम हेनरी, डिडंट यू? और हमने उसके लिए मंसूबे बनाए, उसको अजीम होना था, उसको पसंद किया जाना था, लोग उसको पसंद किया करते थे, यहाँ तक कि तुम भी उसको पसंद करते थे। हेनरी, क्या तुम पसंद नहीं करते थे मेरे बेटे को? कोरे, यस आई लाइक्ड हिम, ही वाज एन अट्रैक्टिव बॉय, बट डोंट यू थिंक, हाँ मैं उसको पसंद करता था, वो एक दिलकश लड़का था, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लगता? मतलब वो बोलना चाह रहा है कि तुम्हें बात नहीं करनी चाहिए चीज़ों के बारे में। मिसेस मेल्टन कहती हैं, एंड देन ही वॉज इल, यू रिमेंबर हाउ वी ऑल थॉट दैट ही वुड डाई, एंड टॉम, पुअर टॉम, हु नेवर कुड एक्सप्रेस हिमसेल्फ वेरी एप्टली, went about as if he were stunned. I can't tell you what I thought then, Henry. I just can't tell you. But oh, I prayed for him. Henry prayed for him so that my whole mind was a prayer. Well, he got better and seemed to grow stronger, and at school he did very well.
I can see now the first time he played in a cricket match. Very pleased with his blazer and how excited he was when he came to tell me that he had made 10 runs. 10 runs he made, my little son, in his first cricket match. All the other boys of his age were very respectful to him, and I was so glad when he let me walk about with him, just as he hadn't had a trump. And Tom was frightfully pleased too, and gave him a sovereign. Her tears overcome her, and she raises her hands to her lips in a gesture of grief. My little boy. उसके बाद वो बीमार पड़ गया। तो हमें याद है, हमने ये सोचा कि वो मर जाएगा, और टॉम, बेचारा टॉम, जो खुलकर इजहार नहीं कर सकता था अपने जज्बात का, ऐसा हो गया जैसे वो बिल्कुल धचका लगा हो उसको। स्टंट मतलब धचका लगना, और एप्टली मतलब खुलकर इजहार करना। वो खुल के इजहार नहीं कर पाता था अपनी उदासी का। मैं तुम्हें नहीं बता सकती मैं क्या सोची उस वक्त हेनरी, बिल्कुल नहीं बता सकती। लेकिन ओह, मैंने दुआ मांगी थी हेनरी अपने बेटे के लिए, मैंने उसके लिए दुआ मांगी, मेरे पूरे जहन दुआ बन गया। बहरहाल वो अच्छा हो गया और ज़्यादा तंदुरुस्त होना शुरू हो गया। स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने। मैं आज भी देखती हूँ कि उसने पहला क्रिकेट मैच खेला था मेरे बेटे ने। बहुत खुश था वो अपने ब्लेज़र के साथ। ब्लेज़र इज़ एक्चुअली अ शर्ट विच इज़ वॉर्न बाय द क्रिकेटर्स। तो क्रिकेटर जो शर्ट पहनते उसको ब्लेज़र कहा जाता है। और कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, कितना पुरजोश था वो, जब वो मुझे बताने आया कि उसने 10 रन बनाए हैं। 10 रन बनाए थे मेरे छोटे लड़के ने अपने पहले क्रिकेट मैच में। तमाम दूसरे लड़के जो उसकी उम्र के थे वो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थे उसके, बहुत ज़्यादा वो उससे उसकी इज़्ज़त करते थे। और मैं बहुत खुश थी कि जब उसने अपने साथ मुझे चलने दिया, जैसे उसको कभी कोई जीत ना मिली हो। ट्रियम्फ मतलब जीत, विक्ट्री। और टॉम भी बहुत ज़्यादा खुश था, और टॉम ने तो मेरे बेटे को एक सिक्का भी दिया, सोवेरेन मतलब एक सिक्का दिया, एक तोहफ़ा दिया। उसके आंसू जो है वो गालिब आ गए उस पर, आंसू आ गए गालिब उस पर। और मिस्टर मेल्टन ने अपना हाथ उठाया, अपने लबों पर रखा इन अ जेस्चर ऑफ ग्रीफ, गम के इजहार के साथ, और कहा माई लिटिल बॉय, मेरा छोटा लड़का। कोरे, दिस इज़ डिस्ट्रेसिंग यू माई डियर, डोंट टॉक अबाउट इट एनी मोर। कोरे कहता है ये तुम्हें परेशान कर रहा है मेरी प्यारी, इसके बारे में और बात मत करो। मिसेस मेल्टन रिकवरिंग हर सेल्फ, अपने जज्बात पे काबू पाते हुए कहती हैं, He hadn't been at Oxford when the war began, and then he went off and enlisted. We didn't know whether to be proud of him or to be angry with him, but chiefly we were proud. तो वो ऑक्सफोर्ड नहीं जा रहा था बहुत लंबे अरसे से जब जंग शुरू हुई। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी उसने छोड़ दी और अपना नाम उसने फ़ौज में लिखवा दिया। हम नहीं जानते थे उसके पे फ़ख्र महसूस करें या गुस्सा उस पर, लेकिन बुनियादी तौर पर हम उस पर फ़ख्र महसूस कर रहे थे। मैं उससे मोहब्बत करती थी पहले भी, या उससे मैं मोहब्बत करती थी जब उसने क्लमजी भारी भरकम यूनिफॉर्म पहना था अपना, और उसके बड़े बड़े रफ़ बूट्स। और बाद में भी मैंने उससे मोहब्बत की अपने बेटे से जब वो अफसर के यूनिफॉर्म में आया। और उसके बाद वो फ्रांस चला गया। मैंने कोशिश की कि मैं अपने बेटे के लायक बनूँ, रो नहीं। बहुत ज़्यादा मुश्किल था मुस्कुराना हेनरी, लेकिन मैं मुस्कुराई। मुझे महसूस हुआ कि एडी की ख्वाहिश नहीं होगी कि मैं उसको दूसरों के सामने शर्मिंदा करूं, इसलिए मैं मुस्कुराई। और मैंने एक सिली जोक, एक फजूल सा एक जोक मारा जर्मन्स के डर के बारे में, कि जब उन्होंने सुना होगा मेरी आमद के बारे में। मतलब मैंने एक जोक मारा कि जब एडी मेरा बेटा गया मैदान जंग में, तो तमाम जर्मन भाग के डर के कि एडी आ गया, भागो भागो। तो मैंने एक जोक मारा ताकि हंसी आए लोगों को, लेकिन मैं दहशत में थी हेनरी। और सारा वक्त जब वो मुझसे दूर था मैं दहशत में थी। जब कोई तार देने वाला, टेलीग्राफ मैसेंजर मतलब जब तार देने वाला उसका नज़र आता था मुझे, तो मेरा दिल डूब जाता था। फिर वो आ गया अपनी पहले छुट्टी पर, मेरा छोटा लड़का। अब मेरा छोटा लड़का और नहीं था, लेकिन अब वो एक स्ट्रेंजली ग्रोन मैन, एक बड़ा उम्र का शख्स बन चुका था। जवान दिखने में लगता था, लेकिन उसके पास अब एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नॉलेज, गैर मामूली इल्म उसके पास भरा हुआ था। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती थी उसके साथ। अब वो बहुत कुछ देख चुका था, बहुत कुछ जानता था, और मैं और ज़्यादा फ़ख्र महसूस करती थी उस पर पहले से ज़्यादा, चूँकि अब वो एक आदमी था, अब वो एक मर्द था, और मैं उस पर इंतज़ार कर सकती थी। हम बहुत खुश थे जब वो छुट्टी पर आया हेनरी, बहुत खुश थे। मुझे मुसीबत ज़्यादा होने का वक्त ही नहीं मिला, चूँकि ये सब कुछ ख़त्म होने वाला था। उसके बाद वो वापस चला गया। अगरचे मैं थोड़ा रोई जब वो दोबारा नहीं दिख रहा था, लेकिन मैंने इतना माइंड नहीं किया जितना मुझे लगा मैं करना चाहती थी, क्योंकि मैंने अपने आप को इस बात
को मजबूर कर दिया था कि मेरा बेटा अब मारा नहीं जाएगा। जब उसकी दूसरी छुट्टी का वक्त हुआ तो वो एक कप्तान था, मुझे यकीन था कि वो दोबारा घर आएगा सही सलामत। यहाँ तक कि टॉम, जिसको हमेशा डर था कि हम अपने बेटे को खो देंगे, उसको भी यकीन होना शुरू हो गया था कि वो दोबारा घर वापस आ जाएगा, लेकिन वो नहीं आया। अचानक से उसको फ्रांस जाना पड़ा। वो गया मैदान जंग में, 8 दिन के बाद वो मारा गया, तबाह कर दिया कि उसने, जैसे तुम कहते हो ना, उसको ऐसे शख्स ने तबाह किया जिसने उसको देखा भी नहीं था, तो जानता भी नहीं था कि उसने मेरे बेटे को मार दिया है। और मेरे तमाम साल मोहब्बत के और उम्मीद के और ख्वाहिश के और दर्द के सब चले गए। मैंने अपने बेटे की देखभाल की थी, मैंने उसकी तीमारदारी की थी, मैंने उसको छोटे छोटे सबक सिखाए थे, मैं उस पर फ़ख्र महसूस करती थी, और एक लम्हे में मेरा प्यारा बेटा तबाह हो गया। हेनरी, थोड़ा सा वक्फा होता है, वो अपने जज्बात पे काबू पाकर कहती हैं, तुम देखते हो क्या? तुम नहीं देखते हेनरी? मैं सोच को मैं वसी नज़र से नहीं सोच सकती, मैं सिर्फ ये देखती हूँ कि मेरे बेटे की लाश ख़राब हो रही है, तबाह हो रही है, बस दैट्स ऑल। मैं यही सब देखती हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोच सकती। हमारी बात कोरे। बहरहाल यकीनन मैं देखता हूँ तुम्हारा नज़रिया शार्लोट, ये मुश्किल है, मैं इस पर एग्री करता हूँ, लेकिन हमें अपने जज्बात को काबू में रखना पड़ता है। क्या हुआ? तुम्हें कम से कम ये तो कंसोलेशन, ये तसल्ली तो है ना कि एडी ने अपने फ़र्ज़ को सरअंजाम दिया अपने मुल्क के लिए। आई डेयर से मैं कहना चाहता हूँ कि उसने बहुत से जर्मन को मारा होगा, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तुम्हारा बेटा शहीद हो गया, तुम क्यों इस पर इतना गम मना रहे हो? मिसेस मार्लन, इससे मुझे कोई तसल्ली नहीं मिलती हेनरी, मुझे कोई खुशी नहीं मिलती इस बात को सोच कर कि कोई बेचारी जर्मन औरत बिल्कुल वैसे ही मुब्तला हो गम में जैसे मैं मुब्तला हूँ। नहीं हेनरी, मुझे लगता है मुझे तुम जैसे लोगों के ख़िलाफ़ उठ खड़ा होना चाहिए। गोरे, मुझे जैसे लोगों के ख़िलाफ़? मिसेस मार्लन, हाँ, तुम जैसे बड़ी सोच रखने वाले लोग, क्योंकि तुम लोग बेवकूफ़ होते हो। मेरी तरह की कोई माँ जो ज़्यादा चालाक नहीं होती हैं, पैदा करती हैं खूबसूरत सी चीज़ जैसे मेरा बेटा, और तुम लोग अपनी तमाम तर चालाकियों के साथ सिर्फ तबाह करना चाहते हो बेटों को। इसी वजह से मैं तुम्हें कहता हूँ तुम बेवकूफ़ हो, क्या माएँ बेटे पैदा करती हैं और तुम साइंटिस्ट लोग बेटों को मार देते हो बम बना के। कोरे नेटल पीछे हटता है। बहरहाल यकीनन शार्लोट, अपने तमाम तर व्यूज़ के साथ अब मैं मुश्किल से तुमसे उम्मीद करता हूँ कि तुम मेरी तारीफ़ करोगी या मेरे काम की तारीफ़ करोगी, लेकिन मैं सोचता हूँ कि मेरे मुल्क के लोग अगर उनमें ज़रा भी सेंस हो तो वो जानते हैं कि मेरी क्या वैल्यू है। मेरा बॉम्ब, मेरा नाम इस मुल्क के जाहिल तरीन शख्स के जहनों तक पहुँचा देगा। लोग कौरी के बॉम्ब के बारे में बात करेंगे जैसे वो मिल्स बॉम्ब के बारे में बात करते थे जंग के दौरान। मिल्स बॉम्ब मतलब हैंड ग्रेनेड टाइप का बॉम्ब, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 1 में आया था। हैंड ग्रेनेड, यस, फ्रैग ग्रेनेड, पबजी वाला। तो लोग मिल्स बॉम्ब के बारे में जैसे बात करते थे वैसे कॉरिस बॉम्ब के बारे में बात करेंगे। मैं एक लार्ज लमसम मतलब यक्षमत पैसे, एक साथ पैसे मांगूंगा अपने ईजाद की अदायगी के लिए, चूँकि एक रॉयल्टी से तो मुझे मेरे पैसे नहीं मिलेंगे। रॉयल्टी से क्या मुराद होता है? जैसे पेप्सी कोला रॉयल्टी में आप खरीदते हैं, रॉयल्टी में मतलब पूरा फार्मूला आप नहीं खरीद सकते पेप्सी का, एक एक करके आप पेप्सी के बॉटल को ख़रीदते हैं। तो एक मैं लार्ज लमसम मांगूंगा, एक यक्षमत अदायगी मांगूंगा अपने ईजाद के लिए, चूँकि रॉयल्टी से तो मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मिल्स ने रॉयल्टी ली थी अपने बॉम्ब के लिए, चूँकि वो छोटे थे और सैकड़ों हज़ारों इस्तेमाल किए गए। मेरे बॉम्ब बड़ा होगा और एक भी काफ़ी होगा पूरे शहर के लिए। मतलब जैसे मिसाल के तौर पे मिल्स बॉम्ब तो छोटे बॉम्ब थे ना, तो छोटे बॉम्ब को एक करके बेचना ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप उसको पूरा एक साथ बेचो। लेकिन कौरी कह रहा है मैं अपना बॉम्ब एक साथ पूरा नहीं बेचूंगा, क्योंकि एक साथ अगर मैं अपने पूरे बॉम्ब को बेचूंगा तो इन दैट केस क्या होगा कि वो तो बॉम्ब एक ही काफ़ी होगा पूरे शहर के लिए, तो दूसरी बार तो मुझे को ख़रीदेंगे नहीं। तो बेहतर है कि पूरा फार्मूला मैं लमसम में बेच दूँगा। हाँ, मैं लमसम मांगूंगा। अब जबकि वो लोग मिलियंस ऑफ पाउंड्स एक ऐसे बैटलशिप में लगा रहे हैं जो बिल्कुल बेकार हैं, तो मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक बहुत बड़े पैसे मांगूंगा अपने बॉम्ब के लिए जो जंग का फ़ौरन से फ़ैसला कर देगी। मैं हैरत में हूँ, मैं ताज्जुब में हूँ, मुझे कितना पैसा मांगना चाहिए? शार्लोट ज़रा बताओ मुझे कितना पैसा मांगना चाहिए? भाई जो उसकी कीमत है वो तो पे नहीं करेंगे, ये तो सिंपल सी बात है, ये तो बिल्कुल यकीनी बात है। तो दे माइट पे, शायद वो मुझे पे कर दे $250,000, मतलब मुझे 1 मिलियन का क्वार्टर मतलब 0.25 मिलियन, 1 मिलियन 10 लाख होता तो 2.5 लाख, मतलब क्या पता मुझे इतना पे कर दें। शार्लोट, अगर तुम मेरी जगह होती तो तुम क्या मांगती? अगर तुम मेरी जगह, अगर तुम ये नया बॉम्ब बनाया हो तो तुम क्या मांगती? मिसेस मेल्टन, मैं अपना बेटा मांगती अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो।
कोरे अब शार्लोट दोबारा नहीं, बराए मेहरबानी दोबारा नहीं। हमें लाजमी मुस्तकबिल के बारे में सोचना है, माजी के बारे में नहीं। मैं ज़्यादा नहीं मांगना चाहता, चूँकि मिलेगा नहीं, कम भी नहीं मांगना चाहता, वो तो वैसे ही मिल जाएगा। तुम्हें क्या लगता है शार्लोट, क्या मैं खुद ही उनको कोई दाम लगाने दूँ, जैसा दुकानों में होता है ना कि जाके तुम आप बताओ पहले आप कितने का दोगे, फिर हम बार्गेन बाद में करेंगे। तो क्या उन्हें खुद ही हम दाम लगाने दे देते हैं उनको भी? मिसेस मेल्डन, मुझे नहीं पता कोरे। बहरहाल तुम थोड़ा सा इसमें दिलचस्पी लो थोड़ी ना, ये बहुत अहम है मेरे लिए। उनको मुझे एक टाइटल, एक ओहदा भी देना पड़ेगा ब्रिटिश गवर्नमेंट को। मैं कहना चाहता हूँ a couple of 100,000 पाउंड्स उन्हें देने चाहिए एंड अ पीरेज। पीरेज के मतलब के सर का खिताब, कोई खिताब भी उनको मुझे देना पड़ेगा कि सर हेनरी कोरे। पीरेज मतलब कोई इस तरह से मुझे कोई एक एजाज़ी लक़ब भी उनको देना पड़ेगा, तो गवर्नमेंट जॉब उनको मुझे देनी पड़ेगी। मिसेस मेल्डन, वाई नॉट से 30 पीसेस ऑफ सिल्वर? ये क्यों नहीं कहते कि तुम्हें 30 चांदी के सिक्के चाहिए? 30 चांदी के सिक्के, 30 चांदी के सिक्के हम किस लिए कह रहे होते हैं कि तो आपको पता है कि उससे पहले मैंने अबॉर्ड ऑफ कैंटरबरी में पोएम है, उसमें यह था कि ईसा अलैहिस्सलाम को 30 चांदी के सिक्कों में बेचा गया था, ठीक है, जो यहूदियों के दरमियान। तो एक ईसा अलैहिस्सलाम के एक जुदार नाम का एक सहाबी कह लो था, जिसने उनके ख़िलाफ़ बता दिया था कि ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पर छुपे हुए, और उनको उठाकर मसलूब कर दिया गया था। तो क्रिश्चियनिटी के अंदर कोरी थॉरोली ओंगरी बिल्कुल ही गुस्से से कहते हैं, रियली शार्लोट, यू आर इनसेपरेबल, यू आर एब्सोल्युटली इनसेपरेबल। I put up with a great deal for you because you are in distress, but there are limits to endurance, you know. You haven't congratulated me, even perfunctorily, and you have made yourself and me thoroughly miserable by this. This mourning over what can't be helped. You have even made Hannah miserable. My dear Charlotte, I am talking to you now for your good. You really ought not to let your mind dwell on things in the way you do. It isn't good for you, and it's very unpleasant for me and for others who associate with you. Your boy was killed. So were other people's boys. But we can't spend the rest of our lives in lamentation. I have my work to do. कोरे बिल्कुल गुस्से में कहता है, यकीनन शार्लोट तुम नाकाबिले बर्दाश्त हो, तुम बिल्कुल ही नाकाबिले बर्दाश्त हो। इनसफरेबल मतलब नाकाबिले बर्दाश्त। मैंने तुमसे आस लगाई क्योंकि तुम परेशानी में थी, डिस्ट्रेस मीन्स परेशानी में थी, लेकिन बर्दाश्त की भी हद होती है, तुम जानती हो। एंड्योरेंस मीन्स बर्दाश्त, लिमिट्स टू एंड्योरेंस बर्दाश्त की हद। तुमने मुझे मुबारकबाद नहीं दी, यहाँ तक कि रस्मी तौर पर भी, परफेक्टोरली मीन्स रस्मी तौर पर। तुमने मुझको और ख़ुद को माइजरेबल मुसीबत ज़दा बना दिए सब कुछ करके। ये रोना धोना ये सहा नहीं जा सकता। तुमने हन्ना को भी जो है मुसीबत में डाल दिया है। मेरी प्यारी शार्लोट, मैं तुमसे अभी बात करता हूँ तुम्हारे अच्छे के लिए। तो हमें अपने जहन में ये सारी बातें नहीं सोचनी चाहिए जैसे तुम सोचती हो। ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है और ये बहुत ज़्यादा नाखुशगवार है मेरे लिए या उन लोगों के लिए जो तुम्हारे साथ मुंसलिक हैं। तुम्हारा लड़का मारा गया और लोगों के लड़के भी तो मारे गए, लेकिन हम अपनी सारी ज़िंदगी लेमेंटेशन मीन्स मातम में, सोग में नहीं गुजार सकते। आई हैव माई वर्क टू डू, मुझे अपना काम करना है। मिसेस मेल्डन, योर बॉम्ब, तुम्हारा काम, तुम्हारा बॉम्ब। कोरे, यस हाँ। मिसेस मेल्डन, which will make the bodies of men and women and little children rot if it does not blow them to pieces. वो बॉम्ब जो कि मर्दों के और औरतें के और छोटे बच्चों के जिस्मों को रॉट कर देगा, गला देगा, अगर वो उनको टुकड़ों में तकसीम नहीं कर पाया तो। कोरे, द फॉर्चून ऑफ वॉर माई डियर शार्लोट, आफ्टर ऑल डज इट मैटर टू अ मैन वेदर ही इज़ ब्लोन टू पीसेस बाय अ बॉम्ब और स्टैब टू डेथ बाय अ bayonet? As a matter of fact, the bomb is the more merciful of the two. It isn't any use being sentimental about these things. The purpose of war is killing, and the side which kills the most people in the shortest time is going to win the wars of the future. My bomb will enable those who possess it to conduct a war in a rapid and efficient fashion. No reasonable person can deny that I have performed a service to my country in inventing this bomb for its use. And even you, if you were not distracted by what you heard this morning, and the fact that this is the anniversary of Eddie's death, would agree with them. ये जंग की किस्मत है मेरी प्यारी शार्लोट, और फिर भी क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर एक शख्स को बम से उड़ा दिया जाए या खंजर घोंप कर उसको मार दिया जाए। स्टैप मतलब घोंप दिया जाए, बायोनेट मतलब खंजर, उसको घोंप दिया जाए, मरता तो दोनों सूरतों में वो है। और जहाँ तक हकीकत की बात है तो बम ज़्यादा मर्सीफुल है, ज़्यादा रहम दिल है दोनों में से। कि बम से मरने में तो इंसान फ़ौरन से मर जाएगा, उसको दर्द भी नहीं होगा। चाकू से मारेंगे तो उसको ज़्यादा दर्द होगा।
तो इसलिए कोई सेंटिमेंटल या जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं इन बातों में। जंग का मकसद ही होता है मारना, और जो साइड ज़्यादा लोगों को मारती है कम वक्तों में, वही मुस्तकबिल के जंगों को जीतने वाली है। मेरा बम काबिल बना देगा लोगों को कि वो जंग को करें एक तेज़ और एक मौसर तरीके से। कोई भी रीज़नेबल, कोई भी अक्लमंद इंसान इस बात को डिनाई नहीं कर सकता, इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि मैं अपने मुल्क के लिए एक सर्विस से खिदमत कर रहा हूँ, चूँकि मैं बॉम्ब ईजाद कर रहा हूँ। और तुम भी ऐसा करती, अगर तुम डिस्ट्रैक्ट नहीं होती, अगर तुम परेशान नहीं होती उस चीज़ से जो तुमने सुना है आज सुबह। और हकीकत ये भी है कि आज एडी की बरसी है, इस वजह से तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो, वरना तुम भी इस बात से एग्री करती। मिसेस मेल्डन, नो वन बट यू नो द सीक्रेट ऑफ योर इन्वेंशन हेनरी। तुम्हारे सिवा कोई नहीं जानता इस ईजाद का राज हेनरी। कोरे, नो नॉट दैट आई एम अवेयर ऑफ। नहीं, मेरे सिवा कोई नहीं जानता। मिसेस मेल्डन, इफ़ यू वर टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन, नेवर रिवील इट्स सीक्रेट्स, थाउजेंड्स ऑफ बॉयज़ लाइक एडी माइट लिव विदाउट फियर ऑफ बीइंग डिस्ट्रॉयड। अगर तुम अपने इस ईजाद को तबाह कर दो, कभी इसके राज फाश ना करो, तो हज़ारों लड़के एडी जैसे वो बिना तबाह होने के डर के जी पाएंगे। कोरे, ओ आई डोंट नो, इट्स अ फैंटास्टिक थॉट दैट बट देयर्स नथिंग इन इट। अदर पीपल विल इन्वेंट थिंग्स इवन डेडलियर देन माई बॉम्ब। ओ मुझे नहीं पता था, ये एक बड़ा बेहतरीन ख्याल है, लेकिन दूसरे लोग मुझसे ज़्यादा एक मोहलिक बॉम्ब ईजाद कर लेंगे। मिसेस मेल्डन, बट हेनरी इफ़ यू वर टू सप्रेस योर इन्वेंशन, लेकिन हेनरी अगर तुम अपने ईजाद को ख़त्म कर दो, सप्रेस मतलब दबा दो, हटा दो, ख़त्म कर दो। तो मिसेस मेल्डन ये कहती हैं कि अपने ईजाद को तुम तर्क कर दो। कोरे, सप्रेस इट, तर्क कर दो। मिसेस मेल्डन, येस, इफ़ यू वर टू डिस्ट्रॉय योर फार्मूला एंड पीपल विल वर टू नो व्हाट यू हैव डन, परहैप्स यू वुड डू अ ग्रेट डील टू चेंज पीपल्स हार्ट। हाँ, अगर तुम अपने फार्मूले को तबाह कर दोगे और जब लोगों को पता लगेगा तुमने क्या किया है, तो शायद तुम लोगों के दिलों को तब्दील करना में मदद कर सको। कोरे, माई डियर शार्लोट, मोस्ट सेंसेबल पर्सन पीपल वुड थिंक आई had gone off my head. A few cranks and religious maniacs might praise me, but the average person would think I was a fool besides being damned unpatriotic. मेरी प्यारी शार्लोट, ज़्यादातर जो है वो अक्लमंद लोगों को तो यही सोचेंगे कि मेरा दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ, कुछ नफ्सियाती लोग, क्रैंक्स मतलब कुछ नफ्सियाती लोग और कुछ मजहबी मुल्ला, वो शायद मेरी तारीफ़ करें, लेकिन एक आम सा इंसान वो यही सोचेगा कि मैं पागल, मैं बेवकूफ़ हूँ। उसके साथ साथ मैं कट्टर एक अनपैट्रियोटिक गैर हबूल वतन भी हूँ कि इतनी अच्छी ईजाद बनाने के बावजूद अपने मुल्क को नहीं दे सका मैं। मिसेस मेल्डन, हेनरी, आई बेग यू टू डिस्ट्रॉय योर इन्वेंशन। हेनरी, मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि तुम अपने ईजाद को तबाह कर दो। कोरे, यू वॉट, तुम क्या करती हो? मिसेस मेल्डन, आई बेग यू टू डिस्ट्रॉय इट, लेट दैट बी योर मेमोरियल टू एडी। मैं तुमसे दरख्वास्त करती हूँ कि उसको तुम तबाह कर दो, आओ उसको एडी की यादगार बना दें। कोरे, माई डियर शार्लोट, आई बिगिन टू बिलीव दैट ग्रीफ हैज़ अनहिंज्ड योर माइंड, डिस्ट्रॉय माई इन्वेंशन। मेरी प्यारी शार्लोट, अब मुझे यकीन होना शुरू हो गया है कि जो है वो ग्रीफ मतलब गम ने तुम्हारे जहन को सल्फ कर दिया, माऊफ़ कर दिया। मैं अपनी ईजाद तबाह कर दूँ? मिसेस मेल्डन, योर बॉम्ब विल डिस्ट्रॉय लाइफ हेनरी, आई बेग यू टू डिस्ट्रॉय इट। तुम्हारे बम ज़िंदगी तबाह करेगी हेनरी, मैं दरख्वास्त करती हूँ तुमसे, तुम उसको तबाह कर दो। कोरे, रबिश वुमेन, रबिश, बकवास औरत, बकवास। मिसेस मेल्डन, देन आई विल डिस्ट्रॉय इट फॉर यू, तो फिर मैं तुम्हारे लिए इसको तबाह कर देती हूँ। शी गोज़ टू द टेबल वेयर द रिटॉर्ट्स आर एंड हर्ल्स द टेबल ओवर सो दैट द रिटॉर्ट्स आर स्मैश्ड। वो टेबल के पास जाती है जहाँ पर रिटॉर्ट्स होते हैं और वो टेबल को उलट देती है यहाँ तक कि सारे रिटॉर्ट्स स्मैश हो जाते हैं, चकनाचूर हो जाते हैं। कोरे, व्हाट द हेल आर यू डूइंग, ये क्या बकवास काम तुम कर रही हो? मिसेस मेल्डन, आई एम डिस्ट्रॉइंग योर फाउल इन्वेंशन, मैं तुम्हारे बेकार ईजाद को तबाह कर रही हूँ। कॉरी, लाफिंग हार्शली, हंसते हुए कहते हैं, दैट वॉन्ट डिस्ट्रॉय इट, आई हैव गॉट इट ऑल इन माई हेड, ऑल दैट यू हैव डन शार्लोट इज़ टू मेक अ मेस ऑन माई फ्लोर, डैम्ड सिली आई कॉल इट। इससे तबाह नहीं होगा, ये सारा का सारा मेरे सर में है, ये मतलब मेरी यादाश्त में, मेरे जहन में है। जो तुमने किया है शार्लोट, वो बस तुमने कचरा किया है मेरे फ़र्श पर, बेवकूफ़ाना बिल्कुल मैं कहूँगा इस काम को। ही स्टूप्स डाउन एंड बिगिंस टू क्लियर अप द मेस, वो नीचे झुकता है और कचरा साफ़ करना शुरू कर देता है। मिसेस मेल्डन स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, उसके पीछे खड़ी होती हैं। इट्स ऑल इन योर हेड, क्या सारा का सारा तुम्हारे सर में है? कोरे, ऑफ कोर्स इट इज़ एनीबडी बट अ फूल ऑफ अ वुमन वुड हैव रियलाइज्ड दैट मेकिंग अ कन्फाउंडेड मस लाइक दिस। हाँ, कोई भी ये जान पाता सवाए एक बेवकूफ़ औरत के, बस तुमने एक कचरा किया है और एक
बेकार फजूल किस्म के कचरा कर दिया मेरे फ़र्श पे। मिसेस मेल्डन, इट्स ऑल इन योर हेड, सारा का सारा तुम्हारे सर में। कोरे, यस यस, डोंट कीप ऑन रिपोर्टिंग योर सेल्फ, बट कम एंड हैव टू क्लियर अप दिस मैस यू हैव मेड। हाँ हाँ, बार बार दोहरा मत मेरी बात को, आओ यहाँ और मदद करो इस कचरे को साफ़ करने में जो तुमने कर दिया है। मिसेस मेल्डन, हेनरी, वॉन्ट यू डू वॉट आई आस्क यू? हेनरी, क्या तुम वो नहीं करोगे जो मैं तुमसे कहने को कर रही हूँ, जो मैं तुमसे करने को कह रही हूँ? कोरे, डोंट बी अ फूल, बेवकूफ़ मत बनो। लुकिंग अराउंड, पीछे मुड़कर देखता है उसकी तरफ। गिव मी दैट क्लॉथ ओवर देयर सो दैट आई कैन मॉप अप दिस स्टफ। ज़रा मुझे वो कपड़ा दो वहाँ से ताकि मैं पोछा लगा दूँ इन तमाम चीज़ों पर। ही कंटिन्यूज टू कलेक्ट द पीसेज ऑफ ब्रोकन ग्लास एट्सेट्रा while she goes towards the table where the cloth is. When she reaches the table, she sees a long knife lying there, and half unconsciously she picks it up and looks at it. वो जमा करना शुरू कर देता है गिलास की शीशे की करचियों को, और वो के मेल्डन जाती हैं टेबल पर जहाँ पर कपड़ा रखा होता है। जब वो टेबल तक पहुँचती हैं तो वो देखती हैं एक लंबा चाकू एक वहाँ पर रखा होता है, और बेख्याली में, बेध्यानी में वो उसको उठा लेती हैं और देखती हैं चाकू की तरफ। कोरे, इम्पेशेंटली, बेसब्री से कहते हैं, हरी अप, व्हाट ऑन अर्थ आर यू डूइंग? जल्दी करो, तुम कर क्या रही हो वहाँ पर? मिसेस मेल्डन, आई एम लुकिंग एट समथिंग, दिस नाइफ, मैं कुछ देख रही हूँ किसी चीज़ की तरफ, इस चाकू की तरफ। कोरे, वेल यू कैन लुक एट इट आफ्टरवर्ड्स, फेच द क्लॉथ नाउ, हियर्स एडिट्स रीथ अंडर द टेबल, यू हैव मेड अ मैस ऑफ इट टू। बहरहाल तुम उसको बाद में भी देख सकती हो, कपड़ा लेकर आओ अभी। ये देखो, ये रहा एडी का हार टेबल के नीचे, तुमने इसको भी कचरा कर दिया, इसको भी ख़राब कर दिया। मिसेस मेल्डन, एडी इज़ रीथ, एडी का हार। शी कम्स टूवर्ड्स हिम, द नाइफ इन हर हैंड, वो उसकी तरफ आती है और उसके हाथ में चाकू होता है। कोरे, यस। मिसेस मेल्डन, इफ़ यू वर टू गिव अप योर इन्वेंशन हेनरी, आई वुडंट माइंड अबाउट द रीथ यूर ऑफरिंग वुड बी बेटर देन माइन। अगर तुम अपनी ईजाद को तर्क कर दोगे हेनरी, तो मुझे हार के बारे में कोई गलत बुरा महसूस नहीं होगा, तुम्हारी पेशकश मेरी पेशकश से बेहतर होगी। Kore, well, I shan't give up my invention for a lot of damn sentiment, not likely. बहरहाल मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं अपने इजाद को तर्क कर दूं, चूँकि बहुत सारे कुछ दकियानुसी जज्बात की वजह से, कट्टर जज्बात की वजह से ऐसा नहीं हो सकता। मिसेस मेल्डन, इट विल डिस्ट्रॉय लाइफ हेनरी, इससे ज़िंदगी तबाह होगी हेनरी। कोरे, व्हाट्स दैट गॉट टू डू विद इट, गिव मी दैट क्लॉथ, उससे क्या हो जाता है, मुझे कपड़ा दो ज़रा। He snaps it out of her hand but does not see the knife in her hand. वो छीन लेता है कपड़ा उसके हाथ से, लेकिन उसके हाथ में चाकू नहीं देखता है। मिसेस मेल्डन, you won't destroy it, Henry? क्या तुम तबाह नहीं करोगे अपनी ईजाद को हेनरी? कोरे, ऑलमोस्ट स्नार्ल, बिल्कुल गुर्राते हुए कहते हैं, नो, नहीं करूँगा तबाह। मिसेस मेल्डन, रेजिंग द नाइफ अबव हिम, चाकू उठाती हैं उसके ऊपर। देन आई, तो फिर मैं, डॉट 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 डॉट। With a queer moan of despair, she drives the knife into his back. He sways a moment, uttering a choking sound, and then clutching at the air, he pitches forward on his face. एक queer moan, एक अजीब सी आह भरती है वो मायूसी की, और वो घोंप देती है चाकू उसके पीठ पर, अपने भाई की पीठ पर। वो पीछे हटता है एक लम्हे के लिए, अपने मुंह से एकदम घुटती आवाज़ निकालता है और अपने हाथ भींचता है हवा में और गिर जाता है अपने मुंह के बल। She stands above him, looking down at his body in a dazed way. वो खड़ी होती हैं उसके साथ ही, वो देख रही होती हैं उसके लाश को हैरानगी के साथ। She is crying hysterically. वो चिल्ला रही होती हैं पागलों की तरह। And suddenly she stoops and picks up the broken wreath. और अचानक से वो झुकती हैं और वो उठाती हैं broken wreath को, मतलब टूटे हुए हार को। She holds it to her breast, अपने सीने से लगाती हैं उसको, and stares distractedly in front of her, और घूरती हैं बिना किसी तरफ तवज्जो किए अपने सामने, और कहती हैं, एडी डियर, आई हैड टू एडी, एडी मेरे प्यारे, मुझे करना पड़ा ऐसा एडी। कर्टेन मतलब पर्दा गिरता है, और ये प्ले प्रोग्रेस बाय सेंट जॉन जी एरविन यहाँ पर अपने ख़त्म को पहुँचता है। सो यहाँ एक आखिरी चीज़ है कि यहाँ अगर हम प्रोटागोनिस्ट और एंटागोनिस्ट को कॉन्सेप्ट लें, तो वैसे नॉर्मली कराची के स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कोरे जो है वो एक विलन है, एंटागोनिस्ट है, जबकि मिसेस मेल्डन एक हीरोइन है या प्रोटागोनिस्ट है फीमेल यहाँ। बट के लॉजिकली ये ऐसा नहीं है। हम इसके रिवर्स को भी सोच सकते हैं कि मिसेस मेल्डन कैन बी अ विलन एंड हेनरी कोरे कैन बी अ हीरो। वाई कैन ही बी अ विलन? बिकॉज ही इन्वेंटेड अ बॉम्ब, दैट्स वाई। सो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऑफ पाकिस्तान विल आल्सो बी अ विलन, वो भी एक विलन होंगे, क्योंकि उन्होंने भी पाकिस्तान के लिए एटॉमिक बॉम्ब को ईजाद किया। एटॉमिक बॉम्ब से तो जाहिर सी बात है कि उससे ज़िंदगी ही तबाह होगी, लेकिन किसी कंट्री को मजबूत होना ज़रूरी होता है।
तो कोरी भी यही कर रहा था अपने कंट्री के लिए कि वो उसको मजबूत करने के लिए बॉम्ब ईजाद कर रहा था, जबकि मिसेस मेल्टन अपने बेटे की याद में वो कह लें को जज्बाती हो चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा सोच रही थी। अब अपने बेटे की मौत को उनके जहन पर गहरा असर पड़ा था और देखा जाए तो वो लिटिल बिट ऑफ मतलब कि एक तरह से साइकोलॉजिकल मसला भी उनके माइंड में था, तभी वो जज्बाती थी जंगों के बारे में, इस तरह की चीज़ों के बारे में। और कुछ भी हो उनको कानून अपने हाथ में ले लेना चाहिए था, जिस तरह से उन्होंने अपने भाई को मार दिया। तो जाहिर सी बात है कानूनन लीगली जो है वो उन्होंने गलत काम किया है, क्योंकि कोरे वॉज नॉट डूइंग एनी बैड थिंग। तो ये चीज़ है, तो इस तरह से भी हम इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो वैसे तो ये हमारे पास जो प्रोग्रेस जो प्ले है ये स्मार्ट सिलेबस का पार्ट नहीं है। 2021 एग्ज़ाम्स के लिए हमारे पास जो काउंट्स रिवेंज है इट इज़ मोर इंपॉर्टेंट, वाइल प्रोग्रेस दिस प्ले इज़ नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंटिन्यूटी मैंने ये कंप्लीट प्ले करवा दिया लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लें। और अगर लेक्चर पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं दोबारा नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।